हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंग्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है, हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम चलेंगे, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये हमारा सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। इसके हमने आपको 7 से 8 क्वेश्चन हमने करा दिए थे, ठीक है ना। मतलब 7 क्वेश्चन करा दिए थे, जिसमें हमने 8वां करा दिया था, 7वां हमें कराना है, ठीक है ना। मतलब नंबर डले हुए हैं 6, 7, 8 इस प्रकार। तो ये हमारा 50 नंबर का था, हमने आपको बता दिया था पुराने लेक्चर में। तो जैसे ही हमने 7 क्वेश्चन कराए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं मैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये जो हमने सीरीज चला रखी है, महादेव सीरीज है। पीवाई क्यूब में से ही एग्जाम पेपर आएगा, जो हम करा रहे हैं पेपर वहीं से आएगा, आप देख लियो, ठीक है ना। ये लिख के दे रहा हूँ मैं, 50 नंबर का आना ही आना है। चलो देखो, ये चल रहे हैं अति लघु। अति लघु के जो क्वेश्चन है हमारे, वे चल रहे हैं जो हमने आपको करा दिए थे। ठीक, 7वां क्वेश्चन है हमारा। 7वां क्वेश्चन थोड़ा मैं इसे साइड में कर लेता हूँ। नोट करना चाहोगे नोट कर लियो, वरना स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि, पेन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसमें बोला गया है कि मिनी टूल किट मिनी टूल किट्स के मिनी टूल किट के कुछ उपकरण बताइए, ठीक है ना। मिनी टूल किट क्या होती है? जब हम पढ़ाने के लिए जाते हैं क्लास में, जब क्लास में हम पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि हम क्या ले जाते हैं? स्मार्टफ़ोन, चॉक, डस्टर, फ़ोन, कैंची वगैरह जो भी हम इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, उन्हें मिनी टूल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उन्हें? मिनी टूल। बस उसी की डेफिनेशन लिखनी है आपको एग्जाम में। और क्या डेफिनेशन है, इसे एक बार हम पढ़ के समझाते हैं आपको। कि अधिगम यानी कि शिक्षण, यानी कि शिक्षण क्या है? टीचिंग। और अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब है सिखाना, यानी कि लर्निंग। लर्निंग, ठीक है ना। लर्निंग क्या है? लर्निंग यानी कि सीखना। लर्निंग में सीखना हो ना, तो अधिगम उसे ही बोलते हैं, लर्निंग को। मिनी टूल किट का अर्थ है उन उपकरणों या सामग्री का संग्रह जिसका उपयोग शिक्षक और छात्र शैक्षिक प्रक्रिया यानी कि पढ़ाने वाली प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक और व्यवहारिक बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जो प्रयोग करते हैं, जो भी क्या क्या हो गया वे देख लो। शिक्षण अधिगम में मिनी टूल किट के कुछ उपकरण ये हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे? फ्लैश कार्ड हो जाएगा, स्मार्टफोन, टैबलेट, मिनी व्हाइट बोर्ड, पोस्ट इट नोट्स, ग्राफिक्स और ऑर्गेनाइजर। और रंगीन क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजर हो जाएगा, रंगीन मार्कर, पेन, कैंची, गोंद और स्टिकी। स्टिकी क्या हो जाएगा? टैब्स और मॉडल और चार्ट। ये पेपर हो जाएंगे। चौक भी हो सकता है, चौक वगैरह, क्योंकि हम आजकल तो वैसे भी प्रोजेक्टर पर पढ़ाया जा रहा है, प्रोजेक्टर वगैरह भी हम लिख सकते हैं इसमें। तो ये मिनी टूल किट है। प्रोजेक्टर तो वैसे क्लास में होता है, ठीक है ना। तो इसे मिनी टूल किट बोलते हैं। और 2024 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। कई बार आया गया है। 100% ये तो आना ही आना है, 100% ये तो आना ही आना है, ठीक है ना। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, इसे समझो। इसमें कहा है कि प्रोबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? शिक्षण सूत्र क्या है? यानी कि टीचिंग का जो फॉर्मूला है, टीचिंग फॉर्मूला। शिक्षण, भाई शिक्षण टीचिंग है, तो टीचिंग का फॉर्मूला क्या है? कि शिक्षण में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जाए, वही प्रोबेल के अनुसार शिक्षण का फॉर्मूला है। उसने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला था? उसने अपनी डेफिनेशन में बोला था कि शिक्षण का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना, न कि अधिक से अधिक होना, ठीक है। यानी कि अधिक से अधिक जानकारी देना है, होना नहीं है। वही प्रोबेल के अनुसार ये बोला था। 2024 में ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका, ठीक है। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। शिक्षण सूत्र वही काम करते हैं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? शिक्षण सूत्र। ठीक, फिर इसने कहा है कि क्रियात्मक परक शिक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है? गतिविधि आधारित है, गतिविधि पर आधारित, ठीक। फिर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है ये। ये दोनों विधियां हैं, इनका यूज आगे भी आता है लेंथी क्वेश्चन में लिखने के लिए, यानी कि लघु में लिखने के लिए। और इसमें भी समझो, इसमें क्या कहा गया है कि किन्हीं दो इसमें कहा गया है कि किन्हीं दो शिक्षण विधियों का नाम बताइए, ठीक है ना। किन्हीं दो शिक्षण विधियों का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन कौन सी शिक्षण विधियां है? एक तो क्रियापरक शिक्षण विधि, यानी कि काम को करके
परख के देखने वाली शिक्षण विधि, एक है बाल केंद्रित शिक्षण विधि जो हमने पीछे भी बताई थी और आगे भी आएगी। बाल केंद्रित शिक्षण विधि क्या है, इन दोनों को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, दोनों को डेफिनेशन है इनकी आगे, ठीक है, जो एग्जाम में आई हुई भी है, इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है ना, ये भी क्या है, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लियो या पीडीएफ मिल जाएगी, या को नोट करना चाहोगे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने का, ज्यादा लंबी वीडियो क्या है कि तुम लोग देखने के नहीं, ठीक है, हम 20-25 मिनट की वीडियो बनाएंगे, आराम से क्वेश्चन समझाएंगे, डिस्कस करेंगे, आप नोट कर लियो, ठीक है ना। चलो देखो, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे देखो ध्यान से अच्छे से, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें समझो इसे। ये 2019 में, 23 में और 24 में 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 में भी ये चांस है इसके आने के, 2026 में। इसमें क्या बोला गया है कि शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री हमने पीछे डिस्कस की है, नहीं की है तो आगे डिस्कस जरूर करेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा है कि इसमें इसकी सावधानियां क्या क्या होती है, सावधानियां बतानी है। तो सावधानियां को मैं पढ़ रहा हूँ कि सामग्री को बनाते समय उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हम कर रहे क्या है। शिक्षण अधिगम सामग्री में उद्देश्य फिक्स होना चाहिए कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, ठीक। जैसे कुछ प्रोजेक्ट हो गया वो बनाना हो गया, या कुछ क्रिएटिव करना हो गया, हमें पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। और सामग्री, सामग्री को बनाने में जो हम सामग्री बनाएंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री बनाएंगे, उसमें क्या होना चाहिए, कम खर्च होना चाहिए और अच्छी वस्तु अच्छी बन जाए, यानी कि कम पैसों में अच्छी बन जाए। जैसे हमने मंगल ग्रह पर पहुंचाया था अपना, चंद्रयान पहुंचाया था ना, चंद्रयान, है ना, चंद्रयान पहुंचाया था, तो बहुत कम पैसों में, बहुत कम कॉस्ट में हमने उसे वहां पे पहुंचा दिया था, ठीक है ना। तो सामग्री को ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे वे ना गिरे और ना टूटे, ठीक है ना। ये तो बेसिक सी चीजें हैं। शिक्षण सामग्री कब और किस प्रकार प्रयोग करना है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नमूने, मॉडल, मानचित्र आदि का कब प्रयोग करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आया है, 22 में, 24 में, ये 26 में भी इसके चांस है आने के, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल वगैरह में, मतलब मेन चीज क्या है डीएलएड में या बीएड में, ये माइक्रो टीचिंग वाला टॉपिक है ना, सूक्ष्म शिक्षण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का मतलब कम समय में एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना। जैसे कि मैं बता दिया, जैसे कि आपको एक टॉपिक दे दिया है, विज्ञान बता दिया कि विज्ञान को समझा, विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान को हमें कम समय में उस चीज को समझाना है। कम समय में एक, जैसे हिंट दे के नहीं समझा देते, ऐसे हमें क्या करना है, हिंट के तौर पे उसे कम समय में ज्यादा नॉलेज देना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। देखो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल छात्राध्यापक, छात्राध्यापक वो होंगे जो डीएलएड कर रहे होंगे, कहीं पे पढ़ा रहे होंगे, जैसे ट्रेनिंग चलती है ना, इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप चलती है तो उन्हें छात्राध्यापक ही बोलते हैं। देखो एक तो होता है हमारा शिक्षक, ठीक है ना, बता देता हूँ पहले मैं आपको, एक शिक्षक तो है ही, आपको पता ही होगा शिक्षक तो भाई कैसे बनते हैं, ठीक। एक होता है हमारा छात्राध्यापक, जो ये है यहाँ पे। छात्राध्यापक क्या होता है, जैसे मान लो मैं डीएलएड कर रहा हूँ या बीएड कर रहा हूँ और कहीं पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैं छात्र भी हूँ और अध्यापक भी हूँ, तो छात्राध्यापक हो गया। भाई स्टूडेंट्स के लिए तो मैं छात्र अध्यापक हूँ, और भाई स्टूडेंट्स के लिए तो मैं अध्यापक हूँ, लेकिन शिक्षक के लिए मैं क्या है, छात्र हूँ, ठीक है ना। और जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शिक्षार्थी बोलते हैं, शिक्षार्थी, हिंदी में शिक्षार्थी बोलते हैं, ठीक। तो वही बात है कि जिसका इस्तेमाल छात्र अध्यापक में कौशल के विकास, कौशल यानी कि स्किल के विकास के लिए किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है ना। इसके लिए छात्र अध्यापक के स्किल के लिए किया जाता है, उसे सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण को न्यूनतम शिक्षण उपागम भी कहते हैं, उपागम या अधिगम, उपागम या अधिगम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये अति लघु में भी है और लघु में भी ये क्वेश्चन आएगा, लघु में भी और अति लघु में भी, ये दोनों में आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, लघु में भी और अति लघु में भी, दोनों में आने वाला है ये क्वेश्चन।
डिटेल में, तो सूक्ष्म शिक्षण को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि शैक्षिक उद्देश्य को मुख्यतः किन 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कौन कौन से 3 भाग है देख लो, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन कौन से 3 भाग है? ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक पक्ष होना चाहिए, भावात्मक पक्ष होना चाहिए, और मनोज्ञातात्मक होना चाहिए। ठीक है ना, ये 3 भाग दिए हैं, इसमें होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी टॉपिक आ रहे हैं इनकी सबकी डेफिनेशन आपको डिटेल्स में आगे मिलेगी, वो मैं समझाता रहूंगा। जैसे माइक्रो टीचिंग मैंने बताया, हिंट दिया, आपको समझाया, जो मैंने आपको समझाया ना उसे ही माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग का मतलब है कम समय में टॉपिक को एक्सप्लेन करना ही माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए इन्होंने क्या बोला है, ये थोड़ा मैं साइड में कर लेता हूँ जिससे मेरी शक्ल भी थोड़ी दिखती रहे, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज वगैरह से भी समझ में आता है ना। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए किन्हीं जिम्मेदार कारणों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 जिम्मेदार, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लियो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किन्हीं 2 कारण, कौन से कारण हो जाएगा? शैक्षिक असमानता का समाधान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मानकीकरण। ठीक है ना, मानवीकरण होगा, मानकीकरण लिख रखा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का लिखना चाहिए। भाई एक तो एजुकेशन में असमानता, असमानता का समाधान या भी समानता होनी चाहिए, जब भी तो एजुकेशन इक्वल होगी ना, और गुणवत्ता, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक, फिर ये वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया है, 2-3 बार, 17 में, 18 में, 23 में और 26 में, 26 में भी आएगा। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि सूक्ष्म सॉरी शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। शिक्षण में जो प्रश्नोत्तर, जैसे मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, इनका क्या महत्व है? इनका महत्व ये है कि अगर प्रश्न पूछते हैं किसी से तो माइंड क्या है, ज्यादा विकसित होता है, ज्ञान को ज्यादा अर्जित करने की कोशिश करता है, हम सीखते हैं। अगर मान लो जैसे मैंने ही तुमसे पूछ लिया कि भाई शिक्षण किसे बोलते हैं, तो तुम सोचोगे, जब तुम सोचोगे तो माइंड काम करेगा, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो अपना माइंड चलाता है, तो क्या है, मानसिक उम्र बढ़ती है, वही चीज यहाँ है। अगर प्रश्नोत्तर विधि है ना, प्रश्नोत्तर विधि या प्रविधि भी बोल देते हैं, या विधि भी, तो इससे क्या है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करती है और उनकी समझ, ज्ञान विकसित करती है, और महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मक, ये रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है ना, प्रश्नोत्तर विधि ये काम करती है। डेफिनेशन से इन्हें समझो और इन्हें याद करो। ठीक है ना, समझ लो, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो, वही काम कर रहा हूँ, वरना लिखे तो ये मॉडल पेपर में भी है। ठीक है ना, मैं समझाने का ही तो काम कर रहा हूँ। एक है बहुस्तरीय कक्षा। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? एक ही क्लास में, समझ लो पहले, एक ही कक्षा में अलग अलग लेवल के बच्चे, यानी कि भाई कम बच्चे हैं किसी क्लासरूम में, उसमें 5वीं का, 6ठी का, 7वीं का, 8वीं का, एक दो दो बच्चे हैं, तो उन्हें एक ही क्लास में बिठाकर, एक ही रूम में बिठाकर शिक्षण कराना यानी कि पढ़ाना ही बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। वही उसकी डेफिनेशन में बताया गया है। ठीक है ना, क्या बताया गया है, देखिए समझो। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण एक ऐसी विधि है, एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों के छात्र को एक ही साथ पढ़ाया जाता है, और उन स्कूलों में अधिक सामान्य है, यह उन स्कूलों में अधिक सामान्य है जहां कम छात्र हो और कम शिक्षक। और जहाँ छात्र भी कम हो और शिक्षक भी कम हो, वहां एक ही क्लास में सबको पैक करके पढ़ाते हैं। पैक करके मतलब सबको पढ़ाते हैं कंबाइंड करके। ठीक है ना, क्योंकि वहां बच्चे भी कम है, और भाई जैसे कि तुमने ट्यूशन वगैरह में देखा होगा, 11वीं का एक बच्चा बैठा, 12वीं का एक बैठा और 9वीं का एक बैठा, तो उन्हें सबको कंबाइंड, कभी इसको पढ़ा दिया, कभी इसको पढ़ा दिया, कभी इसको पढ़ा दिया, वही बहुस्तरीय शिक्षण है। ठीक है ना, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण उसे ही बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 18 भी। दोनों ही भाई देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोनों, जो ये इसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर मुझे मत बोलियो कि ये नहीं आया, कुछ नहीं पढ़ाया है, ऐसे फोटो से ला के और चिपका दिए थे और उनमें से एक्सप्लेन कर दिया था। इन्हें लिखवा सकता हूँ मैं, लिख लोगे? इतने कम टाइम में कर लोगे नोट? नहीं होने के
यहाँ से सिर्फ समझो इसे, कॉपी में नोट करो, एक दो बार लिख के देखो, समझ में आ जाएगा। वैसे लिखने की और लिखने करने की कुछ बात नहीं है। ये टॉपिक कैसे हैं, डीएलएड के सब्जेक्ट इतने हार्ड नहीं है, केवल उन्हें क्या है, समझना है कि हमें समझाया क्या गया है। ठीक है ना, समझने की कोशिश करनी है, इसमें इतना नहीं लगाना। ठीक है ना, वरना बीएससी एमएससी और ये देखो सब्जेक्ट कितने हार्ड होते हैं, उनमें है प्रैक्टिस का खेल। तो इसमें क्या है, इनमें तो सिर्फ समझना है चीजों को, तो चीजों को इन्हें समझो। और ये देखो इसमें क्या है, इंपोर्टेंट है, इसे समझो। ये पता भी नहीं लग रहा होगा तुम्हें, संप्रेषण किसे बोलते हैं, लग रहा है पता? संप्रेषण किसे बोलते हैं, संप्रेषण किसे बोलते हैं, ये संप्रेषण कम्युनिकेशन को बोलते हैं। कम्युनिकेशन लिख दूं यहाँ पे, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, यानी कि बातचीत करने को ही क्या बोलते हैं, संप्रेषण, कम्युनिकेशन बोलते हैं। संप्रेषण, इसकी विशेषता बतानी है संप्रेषण की। समझ आया संप्रेषण क्या है? संप्रेषण कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन और कुछ नहीं है। हिंदी में लिख रखा संप्रेषण। तो इसकी चार विशेषताएं कौन कौन सी है? चार विशेषताएं इसकी, संप्रेषण सटीक और गलतियों से मुक्त होना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन सटीक होना चाहिए, यानी कि सही बिल्कुल जो बात है तो है, और गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, संदेश स्पष्ट और समझने में आसानी हो। संदेश स्पष्ट यानी कि मैसेज, जो कम्युनिकेशन जैसे व्हाट्सएप पे बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप पे बातचीत करना भी तो एक संप्रेषण ही है भाई। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो तुम बातचीत कर रहे हो ना, कॉल पे बातचीत कर रहे हो, वो भी तो संप्रेषण है, उसे ही तो कम्युनिकेशन बोलते हैं। और संदेश स्पष्ट और समझने में आसान होना चाहिए। ठीक है, संप्रेषण का प्रभाव प्राप्तकर्ता पर पड़ता है और प्रेषक प्राप्तकर्ता को कुछ सोचने, महसूस करने तथा नहीं महसूस करने या करने के लिए प्रेरित करता है। कौन करता है? प्रेषक। दोबारा समझो इस लाइन को, कि जो संप्रेषण का प्रभाव है प्राप्त करता है, जिसे हम मैसेज कर रहे हैं, जिसे हम बता रहे हैं, जिससे हम संप्रेषण कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो मेरे सामने है वो प्राप्त करता है, और प्रेषक में हूँ, यानी कि मेरा जो प्रभाव है प्राप्तकर्ता को कुछ सोचने, समझने और करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना, ये तो तुम बना के भी लिख सकते हो इसमें। संप्रेषण सीधा और संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन शॉर्ट होना चाहिए। फोन पे इतनी लंबी चौड़ी बात थोड़ा ही होती है भाई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह है तो तुम भाई रात तो बात करोगे, दो दो चार चार घंटे। ठीक है, वरना किसी ने पूछा कि हाँ तुम्हारे पापा का फोन आया, हाँ भाई कहाँ है, कि बस यही हूँ, कि किस टाइम आएगा घर, कि बस आ जाऊंगा। तो ये भी तो एक कम्युनिकेशन है। ठीक है ना, बस आ लिया 5 मिनट में, ऐसे होता है ना। बाप बेटे के बीच तो बहुत कम संप्रेषण हो, कम्युनिकेशन। भाई हमारा तो 10-15 सेकंड बस, हाईएस्ट इतना ही है। ठीक है ना, तो होना चाहिए कम्युनिकेशन भी, सभी के बीच होना चाहिए ज्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर ये इंपोर्टेंट है भाई, 17 में आया हुआ, 18 में, और भाई 26 में आना ही आना है। 26 में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें देखो ये टॉपिक पीछे भी आया था, और यहाँ पे भी बताया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण किसे बोलते हैं, उसे समझना। इस टॉपिक को ध्यान से समझना कि बाल केंद्रित शिक्षण किसे बोलते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। आना ही आना है, ये पीछे भी पूछा गया था, मेथड बताया था, देखो भी मैंने कहा था कि मैं कराऊंगा। ये रहा यहाँ पे, ये रहा है ना, यहाँ पे पूछ लिया, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पूछ ली। और लघु में भी पूछ सकता है, अगर शॉर्ट में नहीं पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा। इसे शॉर्ट में आपको लिखना है। हाँ, कहाँ पे? ये रहा। ठीक, तो इसमें कहा है कि इसमें समझ लो कि बाल केंद्रित शिक्षण क्या है। बाल केंद्रित शिक्षण वो होगा कि जिसमें बच्चे को जो चीज पसंद है, उसकी अक्षमताओं को देखकर, उसकी रुचि को देखकर, अगर टीचर उसे उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए, उसे ही क्या बोलते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण बोलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण डेफिनेशन देख लो एक बार, समझ लो, समझाता हूँ कि यह है बाल केंद्रित शिक्षण, एक शिक्षण दृष्टिकोण है जो बच्चे की रुचि और उसकी आवश्यकताओं, ठीक है ना, आवश्यकताओं, अक्षमताओं को ध्यान में रखते, यानी कि पावर को, एनर्जी को, मेंटेलिटी को देखते हुए शिक्षा प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण में बच्चों को सक्रिय और सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि मोटिवेट किया जाता है कि हाँ भाई सीख ले, तू भी ये कर ले, वो कर ले, यानी एक क्रिएटिविटी के रूप में पढ़ाना ही बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षण है, जो आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पे रट्टू तोता बनाया जाता है शिक्षण में।
जबकि और जगह एजुकेशन सिस्टम देखोगे ना तुम, तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। चाइना में और जापान में एग्जाम वगैरह नहीं होते 5वीं 8वीं तक क्लास बच्चों के, उन्हें सिर्फ क्रिएटिविटी, उनकी रुचि बिल्डअप की जाती है एजुकेशन में। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो कभी ये एग्जाम, कभी वो एग्जाम, कभी वो एग्जाम, रट्टू तोता बना के रखते हैं, क्रिएटिविटी नहीं करती। लेकिन आने वाली जनरेशन जेन जी है भाई, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती जा रही है, एआई का जमाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 वही सूक्ष्म शिक्षण वाला टॉपिक जो अभी बताया था। सूक्ष्म शिक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही आना है, आना ही आना है। मैं इसको येलो पेन से लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट 2026, जिस पे 2026 लिख रहा हूँ ना भाई, आएगा ही आएगा। ठीक है ना, ये क्या है सूक्ष्म शिक्षण, डेफिनेशन यहाँ से समझ लो इसकी, एक बार और पीछे बताई थी, एक बार और समझ लो। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण स्किल विकसित करने और सुधारने के लिए प्रशिक्षण प्रशिक्षण तकनीक, यानी कि ट्रेनिंग, प्रशिक्षण बोलते हैं ट्रेनिंग को, तकनीक है। क्या है, स्किल में विकसित करने और अपने आप में सुधार करने के लिए एक प्रशिक्षण तकनीक है सूक्ष्म शिक्षण। यह शिक्षण की एक छोटी इकाई पर केंद्रित है, जैसे कि एक अवधारणा या एक कौशल, और शिक्षकों को इस प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए उत्पन्न की जाती है, यानी कि विकसित कौशल शिक्षित की जाती है। ठीक है ना, समझो इसे। जैसे अभी मैंने टॉपिक बताया तुम्हें ये कि बाल केंद्रित शिक्षण किसे कहते हैं, बाल से केंद्रित शिक्षण किसे कहते हैं, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपसे पूछा कि बाल केंद्रित शिक्षण किसे कहते हैं। जो भी तुम अपनी लैंग्वेज में छोटा मोटा तोड़ मरोड़ के कुछ भी कम टाइम में मुझे समझाओगे ना, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे समझाने के तरीके को और स्किल डेवलप करने के तरीके को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सूक्ष्म शिक्षण। वही है बस सूक्ष्म शिक्षण। आया ना समझ में, ये डेफिनेशन थोड़ी हार्ड लग रही होगी, तो जो मैंने बताई वो समझ में आई होगी। दोनों बात सेम है, वो बस लिखित में है, मैं मौखिक में बताई। मेरी लैंग्वेज में लिख दोगे आप, जैसे मैंने बताया वो भी लिख दोगे तो भी सही है। ठीक है ना भाई, बीएड कर रखी है, बीएड वाली है, ये सब कंटेंट बीएड वाला ही है। ऐसे ही नहीं कि फर्जी में ही पढ़ा रहा हूँ, बीएड मैंने की हुई है, सीटेट यूटेट मेरा क्वालिफाई है। ये सब लैंग्वेज वही है, डीएलएड तो छोटा कोर्स हो गया, सब बीएड वाली लैंग्वेज है ये। ठीक है ना, देखो इसमें नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी बता दिया मैंने। सुख कभी फिर तुम मुझे बताओ। हाँ, देखो शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, शिक्षण सामग्री का कितने भागों में किया जाता है भाई, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में, 3 भागों में। 3 भागों में किया जाता है। कौन कौन से 3 भाग है, एक तो भाई देखकर, देखकर भी तो हम सीख सकते हैं, टीवी देखकर भी तो सीख सकते हैं, सुनकर ईयरफोन लगाकर, और दोनों काम करके वीडियो सुनते भी और देखते भी हैं, तो वो शिक्षण का ही तो काम है, शिक्षण सामग्री का ही तो काम है, इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक। एक अनुदेशन, अनुदेशन का क्या अर्थ है, अनुदेशन को समझो, अनुदेशन क्या है, अनुदेशन, अनुदेशन क्या है, समझो इसे, इंपोर्टेंट है ये भी, अनुदेशन इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, अनुदेशन क्या है कि अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें ज्ञान कौशल व्यवहार को विकसित करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं। यानी कि कौशल को, इस कौशल क्या है, हमारी स्किल होती है जो हम सीखते हैं, क्रिएटिविटी को, स्किल ज्ञान व्यवहार को जो हमें विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी कि निर्देश दिए जाते हैं कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, गंदी आदत नहीं डालनी, पढ़ाई ऐसे करनी है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, एग्जाम अच्छे से देना है, ये अनुदेशन है। ठीक है ना, ये क्या है, अनुदेशन, उसे ही अनुदेशन बोलते हैं। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के संदर्भों में किया जाता है, जैसे विद्यालयों में और कार्यस्थलों में। ठीक है ना, ये भी तो अनुदेशन ही है कि भाई यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ पर पेशाब करना मना है, वो भी तो एक अनुदेशन का ही कार्य करते हैं। लेकिन इंडिया की फितरत तो ऐसी है, अगर वहां पे लिख दिया कि भाई थूकना मना है ना, तो वहीं थूक देंगे। लिख दिया ना कि वहाँ टॉयलेट करना मना है, कि पेशाब करना मना है, तो भाई वहीं करेंगे। इंडिया है, जिस चीज को मना करते हैं उसे तो करना ही है। मना करना है कि लड़के के पीछे नहीं भागना, तो लड़की के पीछे ही भागेंगे। तो भाई इंडिया है यो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 16 में आया, और 24 26 में भी आना ही आना है, आना ही आना है, इसे तो लिख लो, इसे लिख लो।
और क्वेश्चन क्या है देखो, शिक्षण यानी कि टीचिंग के अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, मोटिवेशन देते हैं ना हम पढ़ाने के लिए, वही बात कही गई है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से क्या अभिप्राय है, यानी कि उसके अभिप्राय क्या है, उससे हम मोटिवेशन देते हैं शिक्षा के लिए, वो क्या है वही बताना है इसमें। तो पढ़ाने के लिए हम मोटिवेट करते हैं आपको, आजकल तो क्या है कि मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, ठीक है ना, या कॉलेजों में भी बड़े आईपीएस बुला लिए या अधिकारी बुला लिए कि जिससे बच्चे क्या है मोटिवेट होते हैं या इंस्पायर होते हैं और उनसे सीख कर कि हाँ भाई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, होता है ना आजकल स्कूलों में चीफ गेस्ट बुलाते हैं, चीफ गेस्ट बुलाकर मोटिवेट करते हैं बच्चों को, शिक्षण के लिए करते हैं कि जिससे बच्चा मोटिवेट हो जाए, सीखे। वही चीज इसमें बताई गई है कि शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत, मोटिवेशन है अभिप्रेरणा, ठीक है ना, मोटिवेशन शिक्षार्थियों में सीखने की इच्छा, उत्साह को समझने और बढ़ाने का प्रयास करती है। यह सिद्धांत शिक्षकों को यह सोचने में मदद करती है कि छात्र क्यों सीखते हैं और वे छात्रों को अधिक प्रेरित और व्यस्त रखने के लिए रणनीतियां विकसित करने में मदद करते हैं। अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत ये हैं, ये नीचे दे दिए उन्हें सिद्धांत। बाकी जो चीज मैंने बताई है, मोटिवेशन शिक्षण के लिए क्यों दिया जाता है, इच्छा और रुचि उनकी बिल्डअप करने के लिए, उत्साह बनाने के लिए जिससे वे और ज्यादा सीखें, कुछ अच्छा करने के लिए, क्रिएटिविटी करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। फिर मूल इसमें क्या है, उसमें इसके मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये दे दिया कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है, अंतर्नोद सिद्धांत होना चाहिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होना चाहिए, प्रोत्साहन का सिद्धांत होना चाहिए, शारीरिक प्रक्रिया का सिद्धांत होना चाहिए। ये टॉपिक है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बाकी इनके सिद्धांत दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ लो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, काफी हो गए, इतना ही कर लो इस लेक्चर में, इतना ही कर लो, बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम, ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो हम बनाते नहीं, इस लेक्चर में कर लो आप, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज करें, महादेव मतलब शेयर करें, जो महादेव सीरीज है इसमें मैं आपको ये टॉपिक कराता हूँ, धीरे धीरे मैं बाकी भी सब्जेक्ट लाऊंगा, जैसे जैसे ये कावड़ यात्रा चल रही है इसमें सब चीज़ कंप्लीट करा दूंगा, आप अच्छे से एग्जाम दियो, पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।